नमस्कार, स्वागत है आपका 7वीं क्लास में। और ये जो हमारी 500 टॉपिक की सीरीज है, अब इसको हम लोग बहुत ही तेजी से कवर करते हुए जल्दी ही पूरा करेंगे। और आज की जो 7वीं क्लास है उसमें क्या क्या टॉपिक आप पढ़ेंगे वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं और उसके बाद फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट से उठाए जाते हैं टॉपिक, तो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है और साइंस है। इन 5 विषयों से हम लोग 5 टॉपिक कवर करते हैं। तो हिस्ट्री की क्लास में हम लोग रिंग एंड फेंस पॉलिसी की बात करेंगे। रिंग एंड फेंस पॉलिसी की बात करेंगे, काफी महत्वपूर्ण रहा है, ये कई बार परीक्षाओं में आया है। क्या है रिंग एंड फेंस पॉलिसी बात करेंगे। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी पर बात करेंगे पॉलिटी में, और यमुना रिवर पर बात करेंगे जियोग्राफी में। और इसी के साथ साथ इकोनॉमी में एक बहुत अच्छी स्कीम हम लोग डिस्कस करेंगे, एमजी नरेगा जिसे आप कहते हैं। एमजी नरेगा पर बात करेंगे हम लोग। एमजी नरेगा पर, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पर बात करेंगे। और साथ में साइंस में जो हम लोग बात करेंगे, साइंस के अंदर वो स्पेसिफिक हीट पर बात करेंगे, विशिष्ट ऊष्मा पर बात करेंगे। और इन सब टॉपिक से डायरेक्टली आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं जानना चाहूंगा, जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं कृपया एक बार मुझे कंफर्म करेंगे मेरी आवाज आप सबको सुनाई दे रही है कि नहीं, क्लियर है सब कुछ, ऑडियो वीडियो। आइए, बहुत ही अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे और ध्यान देंगे कि वही बात पढ़ेंगे जो परीक्षा में आता है। अनावश्यक की कोई बात नहीं, सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं। पॉलिसी ऑफ रिंग एंड फेंस क्या कह रहा है। पॉलिसी ऑफ रिंग एंड फेंस की बात करी जा रही है। यानी कि एक टाइम था जब अंग्रेज आ रहे हैं भारत में, थोड़ा सा सिस्टम को समझते हुए हम लोग चलेंगे। रिंग एंड फेंस पॉलिसी क्या कह रही है इसको देखेंगे। यहां पर पॉलिसी ऑफ रिंग एंड फेंस, इस तरीके से आपने कई बार तारों को देखा होगा, ऐसे रिंग्स देखे होंगे, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि भाई इधर से कोई आ ना पाए, हमारी सुरक्षा हो जाए। बिल्कुल यही मतलब है। जो पॉलिसी थी वो इसी उद्देश्य के साथ बनाई गई थी। लेकिन यहां पर क्या पॉलिसी थी वो हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले 1750 के टाइम पर जो भारत है उसे जरा देखते हैं कि भारत किस प्रकार से रीजनल स्टेट में बटा हुआ था। रीजनल स्टेट में बटा हुआ था, आप सब जानते हैं। मैं थोड़ा देखिए, ये जो सीरीज है ये इस लेवल पर है कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक तो हल्का फुल्का पता ही हो। यदि बिल्कुल भी बेसिक नहीं पता है तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक एक बात पर एक एक क्वेश्चन क्रिएट होते हैं फटाफट, ठीक है। तो जरा ध्यान देंगे क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो ये स्टेट्स पहले मैं दिखा दूं आपको, ये कर्नाटिक है। कर्नाटिक अंग्रेजों ने 1760 में वांडीवास के युद्ध के माध्यम से कैप्चर कर लिया था। आपको मालूम होगा वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हरा करके अंग्रेजों ने यहां पर अपनी डिसिसिव विक्ट्री करी। 1799 में टीपू सुल्तान की हत्या होती है और मैसूर चला आता है कंट्रोल में अंग्रेजों के। 1798 में अवध सब्सिडियरी अलायंस के माध्यम से अंग्रेजों के पास चला आता है। यदि हम देखें यहाँ पर मराठों की हम बात करें तो जो मराठे हैं उनको प्राप्त करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। 1818 में मराठा के अंदर पेशवा का पद समाप्त होता है। इसी प्रकार से हम देखें तो जो पंजाब है इसको भी कैप्चर करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है और ये अंग्रेजों के पास आएगा 1849 में। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है, अवध, देखिए बंगाल की हम बात करें, अवध की बात करें, मुगल की बात करें, तो इन्होंने तो 1765 में जब दीवानी राइट दिया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, तो उस समय ही मान के चलो कि अंग्रेजों का कलकत्ता से लेकर के दिल्ली तक लगभग कंट्रोल हो चुका था। और 1802 में अवध भी ऑफिशियली चला आया था। जरा सिचुएशन को समझिएगा, काफी अहम क्वेश्चन है। जब भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत होती है तो वो शुरुआत में गवर्नर जनरल बंगाल का कौन बनता है, वारेन हेस्टिंग बनता है। तो अब वारेन हेस्टिंग के सामने की चुनौतियों को जरा देखिएगा कि बंगाल पर तो उसका नियंत्रण है, ये पूरा बंगाल उसका नियंत्रण है, लेकिन बगल में यहां पर अवध है। और अवध के नवाब के साथ यदि रिलेशन ऐसे रखे जाएं कि अवध की नवाब एक छोटी सी आर्मी रखे और उस आर्मी का खर्चा भी अवध का नवाब ही दे, और साथ में उस आर्मी को ब्रिटिश कमांडर्स कमांड कर रहे होंगे, तो जरूरत पड़ने पर अवध की आर्मी अंग्रेजों के द्वारा यूज की जा सकती है। यानी कि एक तरफ इधर मुगल और इधर बंगाल, बंगाल में कौन है, अंग्रेज। तो डायरेक्ट कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो अंग्रेजों का, इसके लिए बीच में एक बफर स्टेट बना दिया, एक रिंग जैसा बना दिया कि भाई इसके आगे बढ़ोगे तो कांटे हैं हमारे, चुभ जाएंगे तुमको, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से समझिएगा, मराठा और अफगान ये दो इंपॉर्टेंट खतरे हैं, ध्यान से मेरी बात को समझना। मराठा और अफगान ये दो इंपॉर्टेंट खतरे थे, किसके लिए, अंग्रेजों के लिए। तो अफगानियों के खतरों से बचने के लिए क्या करेंगे, पंजाब के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन डेवलप कर लो। और मराठों के खतरों से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, इधर अवध के साथ
इधर जो है हैदराबाद के साथ और मैसूर के जो वाडियार डायनेस्टी के लोग हैं उनके साथ रिलेशन ऐसे बना लो कि ये लोग खुद ही सुरक्षा करना शुरू कर देंगे। इसी को मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि रिंग एंड फेंस की पॉलिसी थी। अब सवाल उठता है कि आपकी परीक्षा में क्या क्या सवाल इस पर आएगा। पहले यहां तक मुझे कमेंट करेगा कि रिंग एंड फेंस की पॉलिसी का मतलब समझ रहे हो, एक बफर स्टेट को बनाना अपनी सुरक्षा के लिए, घेरेबंदी के लिए, ताकि हमारा मित्र ही वहां पर खड़ा है और वो हमें प्राइमरी सुरक्षा वहां पर दे रहा होगा। ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी। क्योंकि देखिए ना जरा, ये बहुत बड़ा एम्पायर था सिख एम्पायर, इसके बारे में आप अलग से पढ़ेंगे। यदि ये पूरा का पूरा सिख एम्पायर, जो कि आप देख सकते हैं इंडस नदी इधर है, इसके बाद काबुल शुरू हो जाता है, तो यदि ये हमारी सुरक्षा करेगा तो इधर इस तरफ से जो भी फोर्सेस आएंगी, रसिया से कोई आएगा, नेपोलियन आएगा, तो यहां बीच में वो पंजाब क्या करेगा, बीच का जो पंजाब है वो क्या करेगा भाई, वो हमारे लिए एक सुरक्षा कवच बन के वहां पर खड़ा रहेगा। तो इट वाज द रिंग एंड फेंस पॉलिसी, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा कि जो पॉलिसी ऑफ रिंग एंड फेंस है वो कितने टाइम पीरियड तक अप्लाई होती रही। तो 1765 से लेकर के 1813 मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में रिंग एंड फेंस की पॉलिसी अप्लाई रही। और क्या है, तो इट वाज पॉलिसी ऑफ डिफेंडिंग नेबरिंग स्टेट्स बॉर्डर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर ओन टेरिटरीज। मैंने बताया कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करने की नीति थी, जिससे क्या कर सकते हैं, अपने क्षेत्र को हम पड़ोसी राज्यों की सीमाओं के साथ सुरक्षा करेंगे। मैंने बताया बंगाल उनके पास था, हैदराबाद उनके पास था, जो उनके पास है उसकी सुरक्षा अगल बगल के राज्य जो है वो मिलकर के कर रहे हैं, उनके साथ ऐसी नीति पर सिग्नेचर किया गया है। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं कि इसको किसने इंप्लीमेंट किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग ने इंप्लीमेंट किया था। और ये क्या करेगा, एक बफर जोन क्रिएट करेगा। मुझे फटाफट जल्दी से बताइएगा कि बफर जोन का मतलब आपको समझ में आ रहा है, और क्या करने के लिए, कंपनी के बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए एक बफर जोन क्रिएट करेगा। वारेन हेस्टिंग इसको शुरू किया था। जो वारेन हेस्टिंग के द्वारा रिंग एंड फेंस की पॉलिसी शुरू की गई है, आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो नेटिव स्टेट्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, सब्सिडियरी फोर्सेस रखना पड़ेगा, सब्सिडियरी फोर्सेस रखना पड़ेगा। और उन फोर्सेस का जो खर्चा होगा, देखिए ध्यान से, यही सब सवाल है परीक्षाओं में जो परेशान करेंगे आपको। तो उस फोर्सेस का जो खर्चा होगा, क्या लिखा गया है कि एंड द कमांडेड बाय कंपनी ऑफिसर्स हु वर टू बी पेड बाय द रूलर्स ऑफ दीज स्टेट्स। यानी कि जो नेटिव स्टेट्स हैं, जो सब्सिडियरी फोर्स को रखे हैं, यानी कि तुम अपने राज्य में राजा हो, बने रहो, लेकिन जो सब्सिडियरी फोर्स तुमने रखा है, जो हमारे लिए एक सैन्य टुकड़ी रखा है, उसका भी खर्चा तुम्ही को उठाना पड़ेगा। ये बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। ये सब वो वाले सवाल हैं जो स्टेटमेंट में, असर्शन रीजन में, मल्टी स्टेटमेंट में आते हैं और टॉपिक की समझ की बात करते हैं कि क्या आप पीसीएस या आईएएस लेवल पर टॉपिक को समझते हैं कि नहीं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि जो मुख्य खतरा इनको था वो किससे था, मराठों से था और अफगानियों से था। इन सच सिचुएशन क्या था, ध्यान से मेरी बात को समझना, कि जब रिंग एंड फेंस पॉलिसी थी तो उसके अंदर ये अंग्रेजों ने साफ साफ कहा था कि जो स्टेट्स हैं, यानी कि जो राज्य हैं जिनके साथ हमारा रिंग एंड फेंस पॉलिसी में सपोर्ट हमको मिल रहा है, वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, उनकी स्वतंत्रता बाधित नहीं होगी। और ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेज यहां पर क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश क्लेम्ड नो सॉवेरेनिटी ओवर नेटिव रूलर्स, यानी कि उनके ऊपर अपनी संप्रभुता को क्लेम नहीं कर रहे हैं। ये एक खास बात है जो आपकी परीक्षा में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहे हैं। पहला तो वारेन हेस्टिंग ने शुरू किया, दूसरा जो छोटी सी आर्मी होगी, सैन्य टुकड़ी होगी, उसका खर्चा भी वो नेटिव स्टेट उठाएगा, लेकिन उस नेटिव स्टेट की संप्रभुता और स्वतंत्रता पर अंग्रेज कोई क्लेम नहीं करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। इसी पॉलिसी ने, हाँ, मीठी चौकी से वार, सही कह रहे हैं आप, ठीक है। आइए, तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अंग्रेज उनको कह रहे हैं भाई तुम सॉवरेन बने रहो, ठीक है ना। तो यही छोटी सी पॉलिसी थी। इसमें एक पॉइंट मैं आपको और ऐड कर देता हूं जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। जो लॉर्ड वेलेजली ने 1798 में सहायक संधि लाई थी, सहायक संधि, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जो सब्सिडियरी अलायंस आई थी, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये उसी पॉलिसी का, यानी कि रिंग एंड फेंस पॉलिसी का ही एक बड़ा रूप था, राइट, एक एक्सटेंशन था। तो आप एग्जाम में कुछ ऐसा आए ना, तो आप ये समझ सकते हैं कि उसका मैग्निफाइड व्यू था। इस बात को ध्यान में अपने रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक आपका क्या है। आज का टॉपिक हिस्ट्री का थोड़ा छोटा था, तो इस वजह से जल्दी समाप्त हो गया, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी तरीके से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, वो सब हम लोग देख लेंगे एक एक करके आने वाले टाइम में। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि ये कब बना, कैसे बना और किस तरीके का निकाय है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट कि द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। यह कैसी बॉडी है, एक सांविधिक निकाय है, एक वैधानिक निकाय है,
इसका मतलब है कि यह किसी ना किसी अधिनियम के द्वारा बनाया गया होगा। अभी हम उस पर आते हैं। सांविधिक है, इसका मतलब अधिनियम के द्वारा बनाया गया होगा। दूसरा पॉइंट समझेंगे कि केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मुख्य एजेंसी है। किसको रोकने के लिए? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मुख्य एजेंसी है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो हेडक्वार्टर कॉमन सेंस है कि नई दिल्ली में है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आते हैं शुरुआत में। तो देखिए 1960 के आसपास का दशक ऐसा था, 1950 से जब सरकार आगे बढ़ती है तो हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार अपने पीक पर था। और भ्रष्टाचार जब पीक पर होता है तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एजेंसीज बनानी पड़ती हैं। ऐसी सिचुएशन में कहा जा रहा है कि यहां से ध्यान से समझना कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964 बाय एन एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसकी स्थापना एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा की गई थी। तो सर जब कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा करी जाएगी तो फिर ये संवैधानिक तो हुआ नहीं, ना ही संवैधानिक हुआ, ना ही सांविधिक हुआ। इस पॉइंट को ध्यान से समझना। जैसे नीति आयोग है तो नीति आयोग ना तो संवैधानिक है और ना ही सांविधिक है, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि सीवीसी की स्थापना एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा की जा रही है और कहा जा रहा है कि संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर। ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं। यानी कि मूलतः जब सीवीसी बना था तो मूलतः सीवीसी सांविधिक निकाय नहीं था। जब सांविधिक निकाय नहीं था इसका मतलब है कि इसको बाद में किसी ना किसी एक्ट के थ्रू पावर मिली होगी। और यह पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान समझिएगा कि इट वाज नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ध्यान दीजिएगा, इट वाज लिखा है, यहां पर लिखा है कि स्टैट्यूटरी बॉडी, और यहां पर लिखा रहा है कि इट वाज, मतलब शुरुआत में नहीं थी। शुरुआत में नहीं थी तो फिर बाद में कब बन गई भाई? ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हैं आप इस समय। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है। कहा जा रहा है कि स्टैट्यूटरी स्टेटस गॉट बाय द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। सीवीसी एक्ट 2003 से इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। ये बात आपको समझ में अब आ गई होगी। एंड नाउ एट प्रेजेंट इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। जल्दी से मुझे कंफर्म करिए कि सीवीसी कैसा निकाय और कब बना, ये समझ में आ गया। अपॉइंटमेंट कैसे होगा जी? तो जो सीवीसी कमिश्नर होंगे, ध्यान दीजिएगा, एक जो है वो चेयरपर्सन कमिश्नर्स होते हैं और इसके अलावा 2 कमिश्नर और हो सकते हैं। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। बाय वारंट अंडर हिज हर हैंड एंड सील ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ 3 मेंबर कमेटी एग्जिस्टिंग ऑफ। कौन कौन एग्जिस्ट करेगा ये आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। खास करके इस बार के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सीवीसी के अपॉइंटमेंट में जो कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन सीवीसी चेयरपर्सन बनेगा, उसमें कौन कौन होता है। तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये चेयरपर्सन होते हैं, यही फाइनली डिसाइड करते हैं। लेकिन इनको यूनियन होम मिनिस्टर से सलाह लेनी होगी। साथ में जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। यानी कि वर्तमान में राहुल गांधी जी के बिना सलाह के आप इनको अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा जो है ये काफी अहम रोल निभाता है सीवीसी के। भाई एक बात बताओ, सरकार जिसकी है वही सब कुछ तय कर देगा तो फिर भ्रष्टाचार कैसे रोकोगे? विपक्ष का होना भी तो जरूरी है। विपक्ष तो चेक करेगा आपकी पॉलिसी को कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फटाफट जल्दी से मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, मेरी बात समझ में आ गई। इसके अलावा कार्यकाल कितना होता है जी? तो देखिएगा, होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 4 years और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 years, ठीक है। 4 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो है वो पूरा जब तक ना हो जाए तब तक ये अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर, ये देखिए यही सब सवाल आते हैं, नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट आफ्टर देयर टेन्योर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। किसी भी राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में ये दोबारा क्या है? दोबारा ये अपॉइंट नहीं हो सकते हैं किसी भी पोस्ट पर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अपनी एनुअल रिपोर्ट ये सबमिट करेंगे वो किसको देंगे? वो देंगे भाई प्रेसिडेंट को, ठीक है ना। अपॉइंट किसने किया था? प्रेसिडेंट ने किया था। इसके बाद एक पॉइंट और आप समझे जो काफी अहम है। अभी आप में से कमेंट करके बताओ, आप में से कितने लोगों के सेल फोन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई मैसेज आया था अभी कुछ दिन पहले 31 अक्टूबर के आसपास कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो विजिलेंस वीक सेलिब्रेट कर रही है। अभी कुछ ही दिन पहले आया होगा, यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो ये अभी कुछ दिन पहले ही मैसेज आप लोगों के पास पड़ा होगा आप लोगों के टेक्स्ट में। फटाफट जल्दी से हम एक बार कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो यदि ये मैसेज आया तो समझिएगा कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है सीवीसी, ये क्या करता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बर्थ एनिवर्सरी रहा 31 अक्टूबर को, वो जिस सप्ताह में पड़ेगा उसी सप्ताह को क्या कहा जाता है? यहाँ पर अवेयरनेस वीक मनाते हैं, विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाते हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार से सीवीसी के बारे में हमने सारी बातें आपको बता दी हैं। आई एम वेरी होपफुल कि आपको सीवीसी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से सीबीआई, इसी प्रकार से जितनी भी बड़ी एजेंसीज हैं जहां से आपकी परीक्षाओं में सवाल पूछे, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द क्लास। इफ यू आर रियली सिंसियर एस्पिरेंट, सो आई एम वेरी होपफुल कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अजय गुप्ता जी, कल उसमें क्लास लगी है, कई सारी क्लास कल लगी हैं, आप परेशान मत होइए। सर जी अमोघ सीरीज पर कब तक ऑन है ऑफर और कब से क्लास है? तो क्लासेस शुरू हैं, क्लासेस ऑलरेडी उसमें वीडियो डाली गई हैं, आप जो डाली गई उसको देखिए, और कल से बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी में क्लासेस हैं। अमोघ सीरीज को लेकर के मैं क्लियर कर दूं कि जो मेरा प्रोजेक्शन था उस प्रोजेक्शन के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। मैं बहुत ही जल्दी, आप मेरी कोशिश है कि विद इन 20 डेज जितने भी उसमें वीडियो रिक्वायर्ड हैं इस परीक्षा के लिए, जो परीक्षा 22 दिसंबर 23 दिसंबर को होने वाली है, 7-8 अक्टूबर को होने वाली है, उसके सारे वीडियो डाल दिए जाएं। ऐसे में जितना भी उसमें कमिटमेंट किया गया है आपसे, जितने भी मॉड्यूल हैं वो सारे मॉड्यूल के वीडियो आपको कल से देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ही सिंसियरली काम किया जा रहा है। और खास बात क्या है कि ये जो सीरीज है, इस सीरीज में भी मैं नंबर ऑफ टॉपिक्स बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने जो आपसे कमिटमेंट किया उसको पूरा करने के लिए नंबर ऑफ टॉपिक्स बढ़ा करके कंप्लीट किया जाएगा। और यही वो टॉपिक्स हैं जहां से सवाल आपको डायरेक्टली मिलेंगे। यदि आपने पीवाईक्यूज कभी किया होगा तो निश्चित रूप से आइडिया आपको लग गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां तक रहा सवाल ऑफर का, तो ऑफर का वेट ना करें आप लोग, क्योंकि अब ऑफर अभी तक है तो यही बहुत बड़ी बात है, वो बहुत ही जल्दी समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे कंटेंट है, बहुत ही अच्छे कंटेंट बहुत ही इजीली अवेलेबल नहीं होने चाहिए, बहुत ही सस्ते भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसकी फिर वैल्यू नहीं रह जाती है। इकोनॉमी का एक नियम है ना। तो चलिए, 2 टॉपिक आपने कंप्लीट किया, बहुत बढ़िया लगा, अच्छा कंप्लीट किया आप लोगों ने। ये देखिए मनरेगा, मनरेगा एक ऐसा एवरग्रीन टॉपिक है जो मुझे लगता है कि जब से यह योजना आई है तब से लगातार परीक्षाओं में या तो हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष, या तो फिर अल्टरनेट ईयर पर किसी न किसी रूप में पूछा गया है। तो इससे जो सवाल पॉसिबल हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बन सकते हैं, बहुत ध्यान से। 5 मिनट का टॉपिक है, छोटा सा। चलिए, मनरेगा क्या कह रहा है, सबसे पहले समझना है कि द राइट टू वर्क इज इस्टेब्लिश्ड इन आर्टिकल 41 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में कहा जा रहा है कि आपसे कि राइट टू वर्क की बात करी गई है। लेकिन ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि राइट टू वर्क जो है आर्टिकल 41, ये किसकी बात कर रहा है? ये डीपीएसपी की बात कर रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात कर रहा है, संविधान के भाग 4 में जो कि मेंशन है आप जानते हैं। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि यदि राइट टू वर्क इंश्योर नहीं हो रहा है तो क्या हम कोर्ट में चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि डीपीएसपी आर नॉट इनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, यू ऑल नो इट वेरी वेल, राइट। ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में सरकार साहब आपको अधिनियम बना करके एक गारंटी देती है कि हाँ भाई अब आपको हम काम दे देंगे। और जब सरकार अधिनियम बना के गारंटी देती है और ऐसे में यदि सरकार फेल कर जाएगी तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान से समझिएगा कि एक एक्ट लाया गया मनरेगा के नाम से। शुरुआत में यह एक्ट नरेगा के नाम से था, शुरुआत में यह एक्ट किस नाम से था? नेशनल, ध्यान दीजिएगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 था, नरेगा। लेकिन इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को बदल करके इसका नाम क्या कर दिया गया? एमजी नरेगा। इसमें एमजी जोड़ दिया गया, महात्मा गांधी जोड़ दिया गया। यूपीए 2 गवर्नमेंट थी और उसमें गांधी जी के गांव के सपने को स्ट्रेंथन करने को, पूरा करने के लिए मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नरेगा को क्या बदल दिया? मनरेगा कर दिया, एमजी नरेगा हो गया। और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार परक स्कीम है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो वर्तमान के हैं, इनको भी इस पर बड़ा नाज है कि हमने बहुत सारे लोगों को नौकरियां दी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोविड में सबसे अधिक नौकरी दी मनरेगा के तहत, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपसे पूछा सकता है किस मिनिस्ट्री से डील होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से डील होता है, याद रखिएगा इसको। इसके अलावा एक सवाल और पूछ सकते हैं कब शुरू हुई थी? तो 2 फरवरी 2006 को ऑफिशियली शुरू हुई थी। ये एक्ट जो आया था वो 2005 में आया था, नाम जो बदला था वो 2 अक्टूबर 2009 को बदला था। ठीक है, आगे ध्यान देंगे कि इट इज अ लॉ पास्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 2005 एंड गारंटीज द राइट टू वर्क टू रूरल सिटीजन ऑफ इंडिया। अगेन यहां पर ध्यान दीजिएगा, टू रूरल सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, एक एक टेक्निकल बातों पर मैं फोकस करूंगा जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, कहां कहां पर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जो आपको ध्यान में रखना है कि अंडर दिस द गवर्नमेंट एश्योर्स अ मिनिमम ऑफ 100 डेज ऑफ अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। ध्यान दीजिएगा, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क टू एन एडल्ट मेंबर एन एलिजिबल रूरल हाउस होल्ड के एक एडल्ट मेंबर को 100 दिन का अनस्किल्ड मैनुअल वर्क दिया जाएगा। इसी स्कीम में मेंशन है कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ बेनिफिशियरीज हैव टू बी
वुमेन, मतलब 1/3 कितना होना चाहिए भाई, महिलाएं होनी चाहिए। और ये सारा एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है मनरेगा के अंदर से, और बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस बात को, काफी इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि ग्रामीण नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराना, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार आ जाए, वो ठीक से अपना जीवन जीना शुरू करें, लाइवलीहुड। आप एक चीज नोटिस करना कि जब से मनरेगा लागू हुआ है तब से गांव में लोगों के जीवन स्तर में थोड़ा परिवर्तन आया है। मनरेगा से जो पैसा आता है उससे उनका दाल रोटी चल जाता है, तो जो बंधुआ मजदूरी बॉन्डेड लेबर था उस पर समस्या समाप्त होती हुई नजर आ रही है, और लोग काम के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिल रहा है, और इस प्रकार से गांव की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार देखने को मिलेगा, मिला भी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आपसे कि जो मजदूरी की बात है वो कहा जा रहा है कि जो मजदूरी दी जाएगी वो मिनिमम वेज जो है, मिनिमम वेज, वो मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 के अंतर्गत ही दिया जाएगा, इससे कम नहीं हो सकता है। ठीक है ना, मिनिमम वेज ध्यान दीजिएगा, काफी अहम है, ये सीधे सीधे एक्ट भी पूछ सकते हैं। तो 1948 के मिनिमम वेज एक्ट के रेफरेंस में इनको मजदूरी दी जाएगी। ठीक है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहले सिटीजन हो इंडिया के, 18 वर्ष या उससे अधिक की उम्र पूरी कर चुकी हूं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर 18 वर्ष लिखा है, 14 वर्ष नहीं लिखा है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को काम करना अलाउड नहीं बच्चियों को, लेकिन यहां पर 18 वर्ष है क्योंकि एडल्ट लिखा है ना। कमेंट करिएगा कि बात समझ में आ रही है ना, एडल्ट लिखा हुआ है। उसके बाद एनी हाउस होल्ड, रूरल और अर्बन नहीं, रूरल हाउस होल्ड होना चाहिए, ध्यान देंगे। और अनस्किल्ड काम करने की इच्छा रखता हो, जैसे आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो गांव में जा करके मिट्टी जो है वो कंटेनर में लेकर के सड़क नहीं बनाएंगे, वो कहेंगे सर हम तो स्किल्ड हैं, हमें तो पढ़ना लिखना आता है और तमाम प्रकार की योग्यता हमारे अंदर है, तो हम ये काम करेंगे। नहीं तो नौकरी तो आपकी आज भी मिल सकती है मनरेगा में, यदि आप उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, चलिए इस साल भी क्या करें भाई मनरेगा पर, हाँ बहुत बढ़िया सुमित, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो स्पेसिफिक हीट है। मनरेगा पर कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं, स्पेसिफिक हीट से सवाल बहुत ही अच्छे आते हैं। मैं टॉपिक को शुरू करूं उससे पहले एक बात क्लियर कर देता हूं कि हीट एंड टेम्परेचर आर टू डिफरेंट थिंग। लेट मी क्लियर यू कि व्हाट इज हीट, क्या है हीट, क्या है। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन कन्वर्ट्स इनटू वेरियस फॉर्म्स। उष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो हम कई अन्य रूपों में बदल सकते हैं। टेम्परेचर इज मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी किसी वस्तु के गर्म या ठंडा होने का मापन जो है वो तापमान कहलाता है। तो हीट की जो यूनिट होती है वो जूल या और कैलोरी होती है, और जो टेम्परेचर की यूनिट होती है वो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट, र्यूमर, रैनकाइन और केल्विन होती है। तो ये बात तो आपको मेरी समझ में आ गई होगी कि टेम्परेचर और हीट दोनों अलग अलग हैं। आप हमें कमेंट करके बताओ कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, आप मुझे फटाफट जल्दी से बताइए, हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तब तक थोड़ा विजुअलाइज करिएगा। जैसे एक थोड़ा था आप कंटेनर में, मान लीजिए कंटेनर क्या, ऐसे कहीं आप खुले धूप में थोड़ा सा सैंड रख दें, थोड़ा सा लोहे का पाउडर रख दें और थोड़ा सा पानी रख दें, और धूप उस पर तीनों पर बराबर पड़ रही है 1 घंटे तक, तो आप नोटिस करेंगे सबसे पहले लोहा गर्म होने लगेगा, फिर उसके बाद सैंड गर्म होने लगेगा और सबसे देर में पानी गर्म होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तीनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग है। अब क्या डिफिनेशन निकलती है, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैन डिफाइंड एज द रिक्वायर्ड हीट वैल्यू टू रेज द 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या 1 यूनिट टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, यानी कि एक इकाई द्रव्यमान के तापमान को 1 यूनिट बढ़ाने के लिए जो आप उष्मा की मात्रा देते हैं वही क्या है, विशिष्ट उष्मा है। नवंबर में 500 टॉपिक हो जाएगा कि नहीं सर, क्योंकि दिसंबर में रिवीजन भी करना है। विनोद गौतम जी शायद आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं। हाँ, मैंने एक सवाल भी पूछा था जिस पर जवाब राखी कटियार का आ रहा है कि केल्विन होगा, महिमा शर्मा का भी जवाब है केल्विन होगा, मैक्सिमम जवाब जो आ रहे हैं वो केल्विन आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, चलिए अच्छा जवाब आया है, काफी बढ़िया जवाब आया है। ठीक है ठीक है ठीक है, फाइन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना ऑफ वाटर इज हाई, बहुत बढ़िया। तो अभी मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो डिफिनीशन क्लियर हो गई है, यूनिट ऑफ हीट इज केल्विन, नहीं अजय गुप्ता जी, यूनिट एसआई यूनिट ऑफ हीट नहीं, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, हीट नहीं। हीट की यूनिट हमने बताया कि वो टेम्परेचर की यूनिट होती है ना, अभी जो आप बता रहे हैं डिग्री सेल्सियस, केल्विन जो भी है, तो कंफ्यूजन नहीं होना। अब देखो जरा डिफिनीशन बता दिया हमने, डिफिनीशन क्या कह रही है कि स्पेसिफिक हीट आल्सो नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो स्पेसिफिक हीट को ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। एंड इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। पहले बता दिया 1 डिग्री सेल्सियस हो 1, हाँ नहीं लेटेंट हीट पर, लेटेंट हीट कल का टॉपिक होगा, ठीक है, बात मेरी समझना।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डिफरेंस है, तीनों के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डिफरेंस है। कोई वस्तु जो जल्दी ही उष्मा लेकर के अपना टेम्परेचर बढ़ा दे रही है, इसका मतलब है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, और जो ज्यादा देर तक उष्मा ले रही है और टेम्परेचर देर में बढ़ रहा है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थोड़ा ज्यादा है। तो यहां पर देखिए जरा, डिफिनेशन क्लियर हो गई। अब फार्मूले पर आते हैं, क्योंकि फार्मूला समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पर आपसे यूनिट पूछी जाती है परीक्षा में, और पिछला जो आरओ का पेपर हुआ है पीसीएस का, उससे देख के लग रहा है कि ऐसे छोटे टॉपिक जहां पर न्यूमेरिकल की उम्मीद है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो सीपी है ये आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। क्या है भाई? ये विशिष्ट ऊष्मा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये। और इसके साथ साथ जो Q है ये टोटल सप्लाइड हीट एनर्जी है, टोटल सप्लाइड हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी है। ठीक है, टोटल सप्लाइड हीट एनर्जी है। और जो M है ये टोटल मास ऑफ सब्सटेंस है, मास ऑफ सब्सटेंस है। तो जब टोटल मास ऑफ सब्सटेंस से आप डिवाइड करोगे टोटल सप्लाइड हीट एनर्जी को, तो पर यूनिट मास निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, एक इकाई द्रव्यमान का निकल के आ जाएगा। और डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है। तो अब यदि हम लोग इसकी यूनिट फाइंड आउट करें, जरा ध्यान से मेरी बात को समझना, काफी अहम सवाल है। यदि हम लोग इसका यूनिट फाइंड आउट करें तो यूनिट देखिए क्या हो सकता है। यूनिट हो सकता है, ये ऊष्मा है, जब ये ऊष्मा है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई? इसकी यूनिट हो जाएगी जूल, जूल हो जाएगा। जूल अपान क्या हो जाएगा? मास है, तो मास का मतलब हो जाएगा किलोग्राम, और किलोग्राम के बाद डेल्टा टी टेम्परेचर है। तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, यदि यहां पर आपने डिग्री सेल्सियस लिख दिया, क्योंकि टेम्परेचर की यूनिट डिग्री सेल्सियस भी होती है, तो ऐसी कंडीशन में यूनिट तो हो गई जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, लेकिन यह एसआई यूनिट नहीं हुई। अभी इस बात को फिर से समझने की आवश्यकता है कि अभी ये एसआई यूनिट नहीं हुई। स्पेसिफिक हीट की एसआई यूनिट जब पूछेगा, तो जब आपको एसआई यूनिट फाइंड आउट करना है, देखें यहीं पर लिख देता हूं मैं, जब आपको एसआई यूनिट फाइंड आउट करना है, एसआई यूनिट ऑफ सीपी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो उस कंडीशन में केवल और केवल क्या चेंज करना है? हीट की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है, और मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। और डिग्री सेल्सियस की जगह पर हम क्या लिख दें? केल्विन लिख दें, तो हमारा काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, दिस इज द एसआई यूनिट, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जल्दी से मुझे बताइएगा कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो आपको देखने को मिलेगा वो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। जैसे आप देखिए, आप किसी समंदर के किनारे खड़े हैं, शाम का टाइम में 3-4 बज रहा है, तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो समंदर के किनारे की रेत है, मिट्टी है, वो ज्यादा गर्म है। तो ज्यादा गर्म है तो वहां से क्या हो गया? हवाएं, गर्म हवाएं ऊपर उठ गई, तो वहां पर लो प्रेशर जोन बना, तो समंदर की तरफ से हवाएं उधर चलने लगेंगी, और रात में यही रिवर्स हो जाएगा। तो यहीं से लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का कॉन्सेप्ट आ रहा है। और यहीं पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी अप्लाई होता है कि जो वस्तु जितनी तेजी से गर्म होती है वो उतनी ही जल्दी ठंडा भी होती है। तो रात में सैंड जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो हवाएं रिवर्ट हो जाएंगी। इसीलिए देखेंगे तो समंदर के किनारे जो होटल बने होते हैं उनकी खिड़कियां हमेशा समंदर की तरफ खुलेंगी, क्योंकि जब शाम को रिटर्निंग विंड है तो अपने साथ धूल लेकर के आ रही होगी, तो कमरों में धूल ना भर जाए, इसलिए खिड़कियों को किस तरफ खोलेंगे? समंदर की दिशा में खोलेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सब कुछ क्लियर हो रहा है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। साथ में कुछ और पॉइंट्स आपको बताते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि घरों में जो बर्तन आप यूज करते हैं, या तो वो बेसिकली एल्यूमिनियम के होते हैं, स्टील के होते हैं, और या तो वो बर्तन इस तरीके से होते हैं कि उनके बॉटम में, खास करके जिन बर्तन का यूज हम लोग गैस फ्लेम पर करते हैं, उनके बॉटम में इस तरीके से कॉपर की कोटिंग कर दी जाती है। तो हैव यू एवर थॉट कि जो कॉपर की, चलो मान लीजिए लोहे के बर्तन में आप खाना नहीं बना रहे हैं क्योंकि लोहे का कुछ रिएक्शन है किन्हीं की मटेरियल के साथ, लेकिन बॉटम में तो आप लोहा लगा सकते हैं ना। लेकिन बॉटम में भी लोहा क्यों नहीं लगाया भाई? आयरन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कॉपर जो है यही फ्लेम पर रहेगा, गैस यहां जल रही है, और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, इसकी सीपी क्या है? लो है। तो जब इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है तो ये हीट को ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर करेगी उस भोजन के अंदर जो आप पका रहे होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कभी ऐसा पूछ ले कि बॉटम जो कॉपर से बनाया गया है उसके अंदर उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होती कम होती, तो याद रखिएगा ज्यादा होगी तो बहुत देर में गर्म होगा। ठीक है, और आप कैसा बर्तन यूज करना चाहते हैं कि गैस फ्लेम पर आपने रखा तो बर्तन जल्दी से गर्म होना शुरू हो जाए। तो दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ स्पेसिफिक हीट। सो डेफिनेटली आई एम वेरी होपफुल कि आपको बात समझ में आ रही होगी। हाँ बिल्कुल, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के कारण होता है कुंवर अली, यही काफी अहम सवाल है। ठीक है ना, गर्म पानी करके रखेंगे जल्दी से वो बर्फ बनेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हीट रिटेन करने के लिए हाँ समझ गए होंगे सारी बातें, जितना पॉसिबल एग्जाम्पल था हमने सब दे दिया।
अब ध्यान से समझेंगे कि यदि आपके हाथ पर स्पिरिट गिर जाए, पेट्रोल गिर जाए, तो आपको ठंडक का एहसास होता है। ऐसा क्यों होता है आप मुझे कमेंट करके बताइए फटाफट। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है काफी अहम टॉपिक है। आज थोड़ा सा टॉपिक छोटे ही छोटे हैं, या यूं कहें कि थोड़ी स्पीड ज्यादा है, या आपसे बात कम हो रही है कि जल्दी वो फिनिश हो रहे हैं। ठीक है, हीट रिटेन करने के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो। ठीक है, बहुत बढ़िया। यमुना रिवर देख रहे हैं पोल्यूशन का लेवल, और वास्तविक में कभी आप जाइए गाजियाबाद जाइए, वहां से आप आगे बढ़िए दिल्ली की तरफ आप आगे बढ़िए, तो आप इसे ये जो देख सकते हैं ना, बेसिकली ये वजीराबाद दिल्ली का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जहां पर आप एस्पिरेंट जब होते हैं, मुखर्जी नगर में आप रहते हैं, तो मुख्यतः उसी के आसपास आप रहना शुरू करते हैं, तो वहां पर आपको कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि नदी है कि फोम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये सब जो कचरा आकर के ड्रेन होता है उसके कारण ऐसा दिखता है, काफी अहम है। इवेपोरेशन नहीं प्रियांशु, ठीक है, इवेपोरेट तो हो ही रहा है, लेकिन वो लेटेंट हीट के कारण हो रहा है, आपकी बॉडी से हीट एनर्जी लेकर के अपने स्टेट को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो यमुना रिवर पर बातें करेंगे, काफी अहम क्वेश्चन है, कई बार आपकी परीक्षाओं में आ चुका है ये। चलिए भाई, अभी भी एक बात आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि जो लोग हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, निश्चित रूप से आपकी सफलता तक, यूं कहूं कि मैं वो जो टॉपिक 500 टॉपिक की सीरीज है, ये कहने के लिए 500 टॉपिक है, आप यकीन मानिए इसे हम 1000 टॉपिक से कम पर नहीं छोड़ेंगे, और ये वही टॉपिक है जो परीक्षा में डायरेक्टली आएंगे सवाल। बस आपको वीडियो देखना है, एक बार पीडीएफ इंस्टॉल करना, और जो बुलेट पॉइंट्स आपको लगे कि काम का उसे नोट कर लेना है। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन ये अधूरा है। यदि इसके साथ साथ आपने हमारा अमोघ अस्त्र का प्रोग्राम अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, तो उसे अभी ज्वाइन कर लीजिए, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के ज्वाइन करिए। आपको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि मतलब कहीं से भी वो कोर्स आपके लिए हितकर नहीं है। 70 घंटे, 60 से 70 घंटे की मेहनत आपको परीक्षा में बिल्कुल ऐसे उठा के रखेगी, एकदम आप पक्की बात समझ लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है यमुना रिवर पर। यमुना रिवर के बारे में हम बात करते हैं। पहले तो कुल लंबाई कितनी है, तो 1300 किलोमीटर से अधिक है, मतलब मोटे तौर पर मान के चलिए कि टोटल लेंथ ओवर 1300 किलोमीटर है लगभग। कहां से ओरिजिनेट होती है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदरपुंछ के पास ओरिजिनेट होती है। सब आपको रटा होता है, लेकिन याद रखेंगे कि बंदरपुंछ की जो लोकेशन है वो इन द मसूरी रेंज है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, किस रेंज में है, मसूरी रेंज में, और मसूरी रेंज हिमालय के किस हिस्से में है, तो लोअर हिमालय में है। इतने पॉइंट्स आपको पहली बार समझ में आती है, यानी कि उत्तराखंड से ये ओरिजिनेट हो रही है। ध्यान देंगे, बंदरपुंछ से, मसूरी रेंज से, और मसूरी रेंज जो है वो लोअर हिमालय में है। सेकेंड और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे कि द यमुना रिवर फ्लोज अलोंग स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड। देखो ध्यान से मेरी बात समझना, जहां मैं कहूं कि आप कंफ्यूज होंगे, वहां आप परीक्षा में भी कंफ्यूज होंगे। ये हमारा एक्सपीरियंस बता रहा है पिछले 15 वर्षों का कि कहां कहां आपको फंसाया जा सकता है। अभी स्लाइड को मैं हटा दूं और मैं आपसे पूछूं ना कि यमुना किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, तो शायद अभी भी आप हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए। लेकिन अब चलिए, टाइम नहीं है बात करने का बहुत ज्यादा, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं कि क्या आपको याद रखना है। उत्तराखंड से तो होकर निकलती है, लेकिन आपके दिमाग में जो आता है वो सीधे उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश नहीं आता, आप हिमाचल प्रदेश को स्किप कर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जब उत्तराखंड से होकर निकलती है, तो ये जो कर्व दिखाई दे रहा है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर इंटर करती है, और उसके बाद ये यूपी और हरियाणा का बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है। तो हरियाणा तो होगा ही, उसके बाद फिर दिल्ली में इंटर करती है, फिर दिल्ली से बाहर निकलती है, अगेन यूपी में इंटर करती है, और फिर यूपी में इंटर करती है, और उसके बाद यूपी में रन करते हुए कहां पर चली जाती है, गंगा में आकर के जो त्रिवेणी संगम है प्रयागराज के अंदर, जिसे आप कभी इलाहाबाद कहा करते थे, यहां पर आकर के संगम में मिल जाती है। जरा ये देखिएगा, ये ड्रेनेज कोर्स है, यहां से निकल करके इस प्रकार से दिल्ली, ये यूपी इधर है। मैप हमने ऑलरेडी अमोघ में हमने यूपी की मैपिंग पढ़ाई है, बहुत ही शानदार मैपिंग पढ़ाई है। और देखिए, यदि कोई टीचर खुद कह रहा है, मैं देखो आपको पता होगा मैं अपनी तारीफ तो वैसे नहीं करता हूं, लेकिन जब मुझे लगता है कि मैंने उसको बहुत शानदार पढ़ाया है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप उस मैप वाली वीडियो को जाके देखिए, यूपी मैप वाली वीडियो को, आपको लगेगा कि 15-20 मिनट में क्या क्रक्स निकाल के हमने आपको दिया है, जो एग्जाम में आपको सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, जिन लोगों ने देखा हो प्लीज कमेंट करिएगा। यूपी इधर है, हरियाणा इधर है, इस तरीके से बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ रही दिल्ली, अगेन यूपी इधर है, फिर यहां पर हरियाणा, इधर राजस्थान शुरू हो जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इधर मैप मध्य प्रदेश शुरू हो जा रहा है, और यहां से यमुना आगे बढ़ते हुए चली आ रही कहां पर भाई, प्रयागराज में आकर के ज्वाइन कर ले रही है, किसको, प्रयागराज में आकर के ज्वाइन कर ले रही है गंगा को। तो गंगा की कौन सी नदी हो गई भाई, गंगा ऐसे आ रही है, यमुना ऐसे आ रही है, दाहिने हाथ की नदी हो गई, गंगा की राइट हैंड की ट्राइब्यूटरी हो गई, याद रखिएगा। ठीक है, गंगा की दाहिने हाथ की ट्राइब्यूटरी हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से शहर हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो यमुना नदी के किनारे स्थित हैं, खास करके यूपी के अंदर। तो देखिए, उधर ऊपर तो दिल्ली तो हाई है, दिल्ली में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। नोएडा है, जिसे आप गौतम बुद्ध नगर का हेडक्वार्टर नोएडा है,
मथुरा यमुना किनारे है, आगरा, यहां तक तो ठीक है। यहां से आप थोड़ा कंफ्यूज होते हैं तो याद रखिएगा फिरोजाबाद, इटावा, कालपी एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है और कालपी एग्जाम में भी आ सकता है आपके। कौन सी नदी किनारे है? तो यमुना किनारे है। हमीरपुर और इसके साथ साथ प्रयागराज जो कभी इलाहाबाद हुआ करता था, ये इंपॉर्टेंट शहर है, ठीक है ना, याद रखेंगे। और यहां पर आपको हम समझाते हैं इसके बाद जो सवाल बनेगा। इसके बाद जो यूपी पीसीएस का फेवरेट सवाल है, चाहे आरओ के पेपर में चाहे पीसीएस के पेपर में, वो यमुना रिवर की ट्राइब्यूटरी से सवाल बनता है, ठीक है। यमुना रिवर की ट्राइब्यूटरी के साथ ऑलरेडी जो है कुंवर अली यमुना एक्शन प्लान जो था ना, वो यमुना एक्शन प्लान चलाया ही इसीलिए गया था कि गंगा एक्शन प्लान को सपोर्ट मिले। क्योंकि यदि आप गंगा को नहीं, आप गंगा को चाहे जितना साफ कर लो, यदि यमुना को नहीं साफ करोगे तो सारा कचरा तो लेकर के वो आ ही रही अपने साथ, है ना। तो देखें यहां से ये बड़ा प्रोमिनेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही प्रोमिनेंट टॉपिक है। देखिएगा जरा ध्यान से, मैप क्लियर है? फटाफट सभी लोग कमेंट करें मैप क्लियर है। इस बात पर जो मैं बोलूंगा यहां से क्वेश्चन पक्की बात मान के चलो कि बनेगा, तो आप परेशान हो जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। देखिए मैप क्लियर है सबको? हम लोग कोशिश करेंगे अपनी बात को समझने और समझाने का। जो ये रिवर आप देख रहे हैं, यहां पर आपको एक रिवर दिखाई दे रही है इस तरीके से, जो नीली लाइन दिखाई दे रही है जिस पर अब मैं पीला लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये नदी जो है वो गंगा है। कौन सी नदी है भाई? ये गंगा है, ध्यान देंगे, ये गंगा नदी है, ठीक है। अब इसके साथ साथ अब मैं जो नीली लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये नदी है यमुना। और ध्यान दीजिएगा कि यमुना यहां पर इसकी सबसे बढ़िया सहायक नदी है टोंस। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो टोंस जो है वो यमुना की दाहिने हाथ की सहायक नदी है। यमुना ऐसे आगे बढ़ रही है और यहां से देखिए खेल शुरू हो रहा है। ये तो सच है कि प्रयागराज में आके कहां मिल जाएगी भाई? प्रयागराज में आकर के गंगा से मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अब यहां से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं, मैप है ये, इधर चलोगे तो ये वेस्ट कहलाएगा और इधर चलोगे तो ईस्ट कहलाएगा। तो नदियों का जरा देखिएगा, हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रहे हैं। सबसे पहले हम इधर केन की बात करेंगे, तो केन एक नदी है, सहायक नदी है यमुना की। केन से ठीक पहले यानी केन से ठीक पश्चिम में बेतवा है। इससे ठीक पहले कौन आ रही है भाई? इससे ठीक पहले देखिए ध्यान से, इससे ठीक पहले नदी आ रही है पार्वती, और उसके पहले यहां पर देखेंगे तो यहां पर सिंध आ रही है, यानी कि सिंध से शुरू करेंगे तो सिंध, बेतवा और केन, आप ये याद रखें तो आपका काम हो जाएगा। गलती से भी सोन को लेके कंफ्यूज मत होइएगा। सोन जो है वो गंगा की सहायक नदी है, पटना में जाकर के मिलती है गंगा से। अब इस सिंध पर सवाल पूछ सकते हैं, तो इसकी सहायक नदी है बनास। बनास के साथ साथ चंबल, माफ करिएगा यहां पर थोड़ा सा हल्का सा एरर हुआ है, मैं जल्दीबाजी के चक्कर में। ये जो पार्वती मैं कह रहा हूं वो ये नदी नहीं है, ये वाली नदी जो है वो सिंध है। कौन सी है? सिंध है। यहां पर अलर्ट रहिएगा, मैं कलर चेंज कर देता हूं आपकी सुविधा के लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में, क्योंकि एक कंफ्यूजन हमारे एक क्वेश्चन को खराब कर सकता है। ये सिंध नदी है, ये वाली जो ग्रीन कलर से, ठीक है। तो अब देखो क्रोनोलॉजी कहां से आएगी आपके एग्जाम में। ये तो चंबल आ रही है सीधे सीधे, ये चंबल इटावा में आके मिल रही है, ये चंबल है, चंबल है, मैंने ग्रीन कलर से चंबल लिखा, चंबल है। तो देखें जरा ध्यान से, चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया। ये ऑर्डर पूछा जाता है कि पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब आप अरेंज कर दीजिए। तो मुझे फटाफट जल्दी से बताइए कि ये वाली बात समझ में आ रही है? सिंधु नहीं है, सिंधु इंडस नहीं है, इंडस नहीं है भाई। हाँ बहुत बढ़िया, है ना। कहा जा रहा है कि CSB के, बहुत बढ़िया, अजय गुप्ता जी कह रहे हैं कि सी मतलब चंबल, एस मतलब सिंध, बी मतलब बेतवा, के मतलब केन, तो CSB के बता रहे हैं। कोई बात नहीं, यदि ये याद हो सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम तो ये कहते हैं हमारा जो मानना है, जो हमारा अपना तरीका था तैयारी का, आपको भी अप्लाई करना चाहिए कि आप ब्लैंक मैप ले लो और ब्लैंक मैप पर सीधे बना के दिखा दो भाई कि ये चंबल है, ये सिंधु है, ये बेतवा है, ये केन है, और ये जाकर के गंगा में मिल जा रही है। यूपी की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो कमांड रखो ही मैप पर, यदि इतना कमांड है तो बहुत अच्छी बात है ना। और यहीं पर जब चंबल की हम बात करेंगे तो चंबल की सहायक नदियां देखिए कौन कौन सी है, तो बनास है, उसके साथ साथ काली सिंध है और पार्वती है। तो यहां पर कंफ्यूज मत होना, सिंध और काली सिंध दो हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैप क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ में सब लिखा हुआ भी मिल जाएगा आपको। ट्राइब्यूटरी ऑफ यमुना में हम बात करें, टोन्स बता दिया, गिरी रिवर, हिंडन रिवर, चंबल रिवर। चंबल के बारे में हमने बात किया, तो चंबल को आप देख सकते हैं यहां पर क्या कहा जा रहा है, चमरानवती कहा जा रहा है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। डैम जो है चंबल नदी पर, यह भी आपकी परीक्षाओं में काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से नदी, कौन कौन से डैम है जो चंबल पर हैं। तो 4 इंपॉर्टेंट डैम हैं जो साउथ से नॉर्थ के क्रम में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम और कोटा बैराज। ये 4 डैम है, चारों के चारों कहां पर हैं? चंबल नदी पर हैं। और चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है, यूपी के इटावा में आकर के यमुना से मिलती है। इसके बाद हम बनास रिवर के बारे में आपको बता दिए हैं, काली सिंध रिवर के बारे में बता दिए हैं और सिंध रिवर के बारे में बता दिए हैं। ये सब जो है वो
सहायक नदियां हैं, ठीक है। बेतवा की बात हम करें तो बेतवा पर आपसे क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं कि जो बेतवा रिवर है इसे और क्या कहते हैं, तो इसे वेत्रावती कहते हैं, वेत्रावती। ये विंध्या रीजन में ओरिजिनेट होती है और इस प्रकार से होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश का है वहां से ओरिजिनेट होकर के और ये आकर के आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि जो कन्फ्लुएंस करती है वो कहां पर करती है, हमीरपुर में करती है, उत्तर प्रदेश के यमुना के साथ। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि यमुना में आकर के जो बेतवा रिवर है वो कहां पर मिलती है, तो हमीरपुर में मिलती है। ये काफी अहम पॉइंट है, मुझे लगता है कि बात समझ में आ रही होगी। इसके साथ साथ जो केन नदी है इस पर भी सवाल पूछा जाता है। तो जो केन है वो कैमूर रेंज से, मध्य प्रदेश के कैमूर रेंज से ओरिजिनेट होकर के आगे बढ़ती है और इस प्रकार से बेतवा के पैरेलल आगे बढ़ती है और वहां से यमुना में मर्ज जाती, कहां पर आकर के, फतेहपुर में। तो याद रखेंगे फतेहपुर और हमीरपुर, हमीरपुर में बेतवा और फतेहपुर में केन, ठीक है। और जो केन वैली है ये सेपरेट करती है रीवा प्लेटू को, किससे, सतना प्लेटू से। रीवा और सतना दो प्लेटू है मध्य प्रदेश के, इन दोनों को कौन सी नदी सेपरेट, कौन सी वैली सेपरेट करती है, केन वैली, ठीक है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो पन्ना नेशनल पार्क है इससे होकर के गुजरती है। जब केन और बेतवा लिंक प्रोजेक्ट लाया गया था तो उस समय काफी चर्चा में था पन्ना नेशनल पार्क, क्योंकि ठीक उसके बीच से होकर निकल रही थी, तो काफी डिस्प्यूट था कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी को वहां पर बड़ा खतरा हो सकता है, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा आपने साहब, आपने पहला टॉपिक हिस्ट्री का पढ़ा, रिंग एंड फेंस पॉलिसी। दूसरा टॉपिक आपने पॉलिटी का पढ़ा, सीवीसी मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तीसरा टॉपिक आपने इकोनॉमी में एक बढ़िया स्कीम पढ़ी, मनरेगा। चौथा टॉपिक आपने पढ़ा अभी अभी ज्योग्राफी के अंदर जो पढ़ा वो यमुना पढ़ा। और पांचवा टॉपिक आपने जो पढ़ा वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा। तो मुझे जरा कमेंट करके फटाफट सभी लोग बताइए कि लगभग 45 मिनट के अंदर हम लोगों ने 5 बेहतरीन टॉपिक को पढ़े हैं। और जो टॉपिक आपने पढ़े हैं क्या उस पर आप इस बात से सहमत हैं कि जो प्रश्न आएंगे परीक्षा में वो यही सब प्रश्न होते हैं, और डेफिनेटली आप इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। अजय गुप्ता जी कह रहे हैं कि दिस इज सुपर एंड ऑल टॉपिक इज टू द पॉइंट। देखिए यही अब जमाना यही कह रहा है कि मैं आपको कहानी सुनाऊं कि हिमालय की लोअर हिस्से में, लोअर पहाड़ियों में एक बंदर पुंछ है, वहां से एक नदी निकलती है यमुना। आइए पहले गंगा को समझते हैं फिर यमुना को समझते हैं। तो गंगा यमुना समझते समझते 1 घंटा उसी में बीत जाएगा। जो एग्जाम का कोर है सीधे सीधे उस पर पहुंचो, टू द पॉइंट, क्योंकि अभी टाइम है नहीं बिल्कुल, है ना। तो टू द पॉइंट। हाँ ये सच है कि अब इस क्लास की जो लिमिट है, टाइम है, वो हम लोगों को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। नंबर ऑफ टॉपिक्स ज्यादा कवर करने पड़ेंगे। अब देखो टॉपिक तो ज्यादा कवर हो ही रहे हैं। मैंने आपको यमुना पढ़ाया, साथ में मैंने आपको चंबल पढ़ा दिया, उसी में हमने यूपी स्पेशल के बहुत सारे प्रश्न आपको डिस्कस करते हुए बता दिए कि कहां पर क्या है। लेकिन अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि हम लोग 5 टॉपिक कहें तो 15 टॉपिक कवर कर लें, कहें थोड़ा मिले ज्यादा। तो इस वजह से आप लोगों को बहुत ही रिलाई करके एप्लीकेशन को शेयर करिए और कल शाम तक हम आप लोगों के लिए कुछ बड़ा सा अनाउंसमेंट करेंगे। 15-20 दिन लगातार धुआंधार मेहनत करनी है, क्योंकि आयोग चाहे जितना भी नॉर्मलाइज कर ले पेपर को, हम कट ऑफ से 15-20 नंबर ऊपर रहे, ऐसी कोशिश करनी है। और टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट और कोर्स जो जो करना है सब करें, ठीक है। बहुत ज्यादा आपका पैसा नहीं खर्च होना, वही 400-500 रुपए का जो कोर्स है वो आप परचेज कर लीजिए, बाकी मैक्सिमम चीजें फ्री है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और रिवीजन भी मैं करा दूंगा फास्ट ट्रैक मोड में, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से चुन चुन के टॉपिक रखे जाएंगे और मजा आएगा, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं कि अब इसके बाद कुछ रह गया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो ठीक है, कुछ है नहीं। मिलते हैं फिर कल हम लोग लाइव क्लास में। तब तक के लिए आपका बस इतना काम है कि आप एक लोग यदि एक एप्लीकेशन को 1 लोगों तक भी पहुंचाते हो तो हमारे लिए वही एक सच्चा आप लोगों का प्यार है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।